अस्सलामुअलैकुम। MGT 201 का लास्ट मॉड्यूल नंबर 13 आज हम इस वीडियो में करेंगे। इसका नेम जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड है। डिविडेंड सबसे पहले ये जानने की बात है कि होते क्या हैं। ये प्रॉफिट होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर्स शेयर खरीदते हैं उनको जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इसको डिविडेंड कहते हैं। और ये उसके बाद में पेड आउट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, जो ऐसा प्रॉफिट जो कंपनी सेव कर लेती है, ठीक है, उसको नहीं वो जो शेयर होल्डर्स को देती तो वो भी इसके ज़रिए पे किया जाता है। एनुअल डिविडेंड जो कि साल के 1 साल बाद पे किए जाते हैं। इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड जो कि साल में मुख्तलिफ ड्यूरेशन में दिए जाते हैं, या साल में 2 मरतबा दिए जाते हैं, या 3 मरतबा या 4 मरतबा, ठीक है, क्वार्टरली और ईयरली या बाई एनुअली, इस तरह से इसे कह सकते हैं हम लोग। वाई वी पेड डिविडेंड, इसलिए कि आपको शेयर एक ख़ास मुद्दत के लिए अपने पास रखना होता है, ठीक है, इस वजह से डिविडेंड जो है उसको दिया जाता है। उसके बाद में कैपिटल गेन है। क्या किसे कहते हैं? बाय बाइंग और सेलिंग अ स्टॉक, द डिफरेंस इज कॉल्ड कैपिटल गेन। कैपिटल गेन किसे कहेंगे? जब आप अगर एक अपने पास बाइंग और सेलिंग करेंगे किसी चीज़ की, एक सेम स्टॉक की, तो उसके अगेंस्ट जो डिफरेंस आप लोग उनकी प्राइस का होगा उसको हम कैपिटल गेन कहेंगे। कॉमन शेयर डिविडेंड या प्रेफर्ड शेयर डिविडेंड, कॉमन शेयर डिविडेंड होंगे या प्रेफर्ड शेयर डिविडेंड होंगे, ये सेम इनका शेयर्स वाला हिसाब है, जैसा कि कॉमन स्टॉक या आपका प्रेफर्ड स्टॉक होता है। कॉमन स्टॉक वालों को ज़्यादा अहमियत होती है और पर इनको जो राइट्स होते हैं, जबकि प्रेफर्ड स्टॉक के फर्स्ट उनकी राइट होगा पर उनको वोटिंग राइट्स वगैरह नहीं होंगे। उसके बाद में पॉलिसी क्या है? अ सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स टू गाइड डिसीजंस एंड अचीव रेशनल आउट। एक सिस्टम है प्रिंसिपल्स का जो कि हमें जो डिसीजंस करते हुए और अपने रेशनल डिसीजन करते हुए हेल्प करता है। ये एक पॉलिसी है। डिविडेंड पॉलिसी क्या है? द स्ट्रक्चर ऑफ डिविडेंड पे आउट और रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट। इसमें एक स्ट्रक्चर होता है डिविडेंड का पे आउट्स का, कि हमने किस तरह से पे करने हैं डिविडेंड, और अपने जो प्रॉफिट्स को किस तरह से रिटेन करना है। डिविडेंड पॉलिसीज, इरेलेवेंस ऑफ डिविडेंड एंड रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड, दो तरह की पॉलिसीज है। एक है इरेलेवेंस ऑफ डिविडेंड और दूसरी जो है वो जो है रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड। इरेलेवेंस वाली बताती है कि डिविडेंड को अदा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि रेलेवेंस वाली बताती है कि डिविडेंड को अदा करने से फ़र्क पड़ता है। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग करेंगे जी द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। डिविडेंड पे आउट किसे कहेंगे? ये परसेंटेज होती है प्रॉफिट की जो कि एज अ डिविडेंड जो है वो पे की जाती है। डिविडेंड पे आउट इज इक्वल टू DPS ओवर EPS। डिविडेंड पर शेयर या अर्निंग पर शेयर, DPO कहेंगे डिविडेंड पे आउट को, DPS कहेंगे डिविडेंड पर शेयर को, और EPS कहेंगे अर्निंग पर शेयर को। अब रिटेंशन किसे कहेंगे? द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। इसको हम प्लो बैक भी कहेंगे रेशो, ठीक है। ये रिटेंशन मैंने पहले भी आपको जैसे बताया था कि कुछ जो है प्रॉफिट है वो रिटेन कर लिया जाता है ताकि वो मुश्किल वक्त में काम आ सके, या जो अपना आपका ऑर्गेनाइजेशन है या बिज़नेस है वो अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ को ईज़िली कर सकें, ताकि इन केस ऑफ प्रॉब्लम वो फिर इससे जो है अपने एक्टिविटीज़ को रन कर सकें। इसका फॉर्मूला क्या है? रिटेंशन रेशियो इज़ इक्वल टू 1 माइनस डिविडेंड पर शेयर ओवर अर्निंग पर शेयर। इफ़ेक्ट ऑफ डिविडेंड पे आउट एंड रिटेंशन रेशियो। हायर DPO रिड्यूस ग्रोथ। इसका क्या वजह है कि अगर मुनाफा आप जो है कमा के अदा कर दें तो आपकी कंपनी की बैलेंस शीट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कम हो जाएगी, ठीक है, आपकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। जबकि हायर रिटेंशन रेशियो इंक्रीज़ फ्यूचर ग्रोथ। इसका क्या मतलब है कि अगर मुनाफा अदा ना किया जाए, जो कमाया गया है वो अपने पास रख लिया जाए, तो कंपनी का जो कैपिटल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद में डिविडेंड यील्ड आएगी। यील्ड कहते हैं जी, टर्म इज़ ऑल्सो यूज फॉर आउटपुट, आउटपुट के लिए भी यूज़ की जाती है। हियर यील्ड मीन्स रिटर्न। यहाँ पे यील्ड का मतलब रिटर्न है, द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर ऑन द करंट मार्केट
और प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट, करंट मार्केट प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ये जो आपके करंट मार्केट प्राइस है उसके ऊपर जो रिटर्न होती है इन्वेस्टर की, उसको हम लोग यील्ड कहेंगे। स्टॉक यील्ड क्या होगी? द टोटल रिटर्न ऑफ अ शेयर होल्डर विद रेफरेंस टू द करंट मार्केट प्राइस। जो शेयर होल्डर टोटल रिटर्न अपना कमाएगा करंट मार्केट प्राइस से, इसको स्टॉक यील्ड कहेंगे। जबकि डिविडेंड यील्ड क्या होगी? डिविडेंड इज़ डिक्लेयर्ड एज परसेंटेज ऑफ पार वैल्यू। ये पार वैल्यू के परसेंटेज के लिहाज से डिक्लेयर किए जाते हैं। डिविडेंड यील्ड इज़ रिलेटिंग टू डिविडेंड पर शेयर मार्केट प्राइस। तो ये मार्केट जो है प्राइस के साथ रिलेट करेंगे। उसके बाद में हम अगला टॉपिक देखेंगे, वो है पैसिव एंड एक्टिव डिविडेंड पॉलिसीज़। यहाँ पे दो पॉलिसीज़ हैं। डिविडेंड पैसिव रेजिडुअल, इररेलेवेंस ऑफ डिविडेंड। ये कहते हैं इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। इसका क्या मतलब है कि बकाया मुनाफा, ऐसा मुनाफा जो है वो रेजिडुअल का मतलब होता है ऐसा मुनाफा जो जिसकी हमें ज़रूरत ना रहे, ठीक है, वो हम लोग सेव कर लें। और पैसिव है जो मूव ना कर सके, ऐसा सिर्फ वो मुनाफा दिया जाए जो कि बचा कुचा हो। इसके अकॉर्डिंग इसका ये मतलब है। पैसिव रेजिडुअल रेफर टू लेफ़्ट ओवर प्रॉफिट हैविंग नो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। मतलब कोई अगर हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं हो और हमारे पास सिर्फ ऐसा मुनाफा हो जो कि सिर्फ एक्स्ट्रा हो, जिसका हमारे बिज़नेस में कोई काम ना हो, ठीक है, वो हम लोग सिर्फ तकसीम कर दें, बाकी मुनाफा अपने पास रख लें, ठीक है। रेजिडुअल का यही मतलब होगा पैसिव रेजिडुअल। एक्टिव डिविडेंड पॉलिसी की हमें क्या बताती है? जो कि इसके जो उल्ट है इसके, अगर डिविडेंड इज़ मोर देन अ पैसिव रेजिडुअल, इन्वेस्टर वांट टू हैव डिविडेंड। इन्वेस्टर जो है वो ये चाहते हैं कि डिविडेंड उनको मिले। व्हाट परसेंटेज टू बी पेड, कितनी परसेंटेज पे करनी चाहिए। हाउ टू बैलेंस डिविडेंड पे आउट एंड ग्रोथ, ये इसके ज़रिए जो है वो तय की जाती है। उसके बाद में आ गया जी स्टेबल डिविडेंड। ये कांस्टेंट पे आउट और फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है, जिसको अगर इनकी वैल्यू उसको कांस्टेंट या फिक्स तरीके से चलती रहे तो वो स्टेबल डिविडेंड होगा। अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड स्टेबिलिटी इज़ डिपेंड ऑन द करंट एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करेगी कि आपके करंट और एक्यूमुलेटेड जो इकट्ठा जो आपका प्रॉफिट है वो कितना है। फिर आएगा जी आपका पे आउट। इस इन स्टेबल डिविडेंड पे आउट इज़ नॉट, डिविडेंड पे आउट इज़ नॉट कांस्टेंट। ये डिविडेंड पे आउट जो है वो कांस्टेंट नहीं होता। अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज़ कांस्टेंट, डिविडेंड की अमाउंट कांस्टेंट होगी। इन लॉन्ग रन डिविडेंड पे आउट में बी द सेम। लॉन्ग रन में डिविडेंड पे आउट जो है वो सेम होगा। स्टेबल डिविडेंड प्रेफरेंस, शेयर होल्डर्स प्रेफर फिक्स डिविडेंड ओवर टाइम। ये फिक्स डिविडेंड को प्रेफर करते हैं रेगुलर सोर्स, क्योंकि ये रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है। सर्टेनिटी है कि रिस्क इसमें कम होगा, पता है कि हमें जो है वो मुनाफा मिलना ही मिलना है। इंफॉर्मेशनल कंटेंट, इमेज ऑफ द कंपनी, इससे जो कंपनी की इमेज बरकरार रहेगी। इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस, और जो बैंक वगैरह हैं ये भी प्रेफर करते हैं इसी चीज़ को। वाई डिविडेंड आर पेड, डिविडेंड क्यों पे किए जाते हैं? टू सेटिस्फाई शेयर होल्डर्स, ये शेयर होल्डर्स को सेटिस्फेक्शन के लिए पे किए जाते हैं। रेगुलेटरी कंप्लेंट्स, अगर डिविडेंड ना जो है पे किए जाएं तो कंपनी जो है वो अनलिस्टेड हो सकती है, इसे रेगुलेटरी कंप्लाइंस कहेंगे। नो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर डिविडेंड पे नहीं किए जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी रिड्यूस हो जाएंगी। वाई डिविडेंड आर नॉट पेड, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, कम जो प्राइस की चीज़ें ख़रीद के ज़्यादा चीज़ें सेल करना शुरू कर देते हैं और इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। उसके बाद में लिक्विडिटी, अगर कैश की ज़रूरत हो तो वो अदा नहीं की जा सकती, ठीक है। उसके बाद में कंट्रोल में भी डाइल्यूटेड इन फर्दर शेयर्स आर इश्यूज़, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इशू कर दिए जाएं तो फिर कंट्रोल जो है वो दूसरे शेयर होल्डर्स के पास चल जाएगा। और उसके बाद में बाइंडिंग कन्वीनियंट, ऐसे एग्रीमेंट जो कंपनी को आपस में बांधे रखते हैं, इनको बाइंडिंग कन्वीनियंट कहते हैं। ये भी लॉस करने का ख़तरा होता है। अब उसके बाद में टाइप्स ऑफ डिविडेंड आएगी। कैश डिविडेंड, जो कैश की सूरत में या पे किए जाते हैं। उसके बाद में स्टॉक डिविडेंड या स्क्रिप डिविडेंड। उसके बाद में एनुअल डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड को हम लोग ऐसा कैश की जगह बोनस या शेयर्स की शक्ल में जो दे दिए जाते हैं,
ठीक है। इनको स्टॉक डिविडेंड कहेंगे कि आपने अगर डिविडेंड जो आपको कैश की सूरत में नहीं मिला वो आपको उसकी जगह शेयर मिल गए हैं। एनुअल एंड इंटरिम डिविडेंड जो कि साल के आखिर में या साल के दरमियान में जो इशू किए जाते हैं। कैश डिविडेंड, इन्वेस्टर प्रेफर कैश, इन्वेस्टर जो है वो कैश प्रेफर करेंगे। लिक्विडिटी इसमें रिक्वायर्ड होती है, में लीड टू बोरोइंग, ठीक है, बोरोइंग के लिए ये लीड कर सकते हैं। रिड्यूस मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक, ये स्टॉक का मार्केट प्राइस जो है इसकी रिड्यूस कर सकते हैं। स्टॉक डिविडेंड या बोनस शेयर्स, पेमेंट ऑफ कंपनीज शेयर्स एज डिविडेंड, अब जब कंपनी के शेयर्स एज अ डिविडेंड आपको इशू कर दिए जाएँ तो इसको हम स्टॉक डिविडेंड कहेंगे। इंक्रीज़ द इशूड कैपिटल परसेंटेज, ये आपका इशूड कैपिटल को इंक्रीज़ कर देते हैं। परसेंटेज होल्डिंग डज नॉट चेंज, होल्डिंग जो है वो आपकी चेंज नहीं होती। नो कैश आउटले, कैश आपको नहीं दिया जाता। और मार्केट प्राइस गोज़ डाउन, जब बहुत ज़्यादा शेयर्स इशू कर दिए जाएँ तो उसकी मार्केट प्राइस जो है वो डाउन हो जाती है। उसके बाद में जी आपका स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा वाला फॉर्मूला, डिवाइडिंग द शेयर 2 for 1, 2 शेयर जो हैं वो एक के बदले दिए जाएं, ठीक है। तो ये भी आपकी उसकी वैल्यू में कमी आने वाली बात है। बुक वैल्यू उसकी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। पार वैल्यू रिड्यूस प्रोपोर्शनैलिटी बट बुक वैल्यू डज़ नॉट, पार वैल्यू रिड्यूस होगी प्रोपोर्शनली बट इसकी जो बुक वैल्यू रिड्यूस नहीं होगी। नंबर ऑफ़ शेयर्स इंक्रीजेस, शेयर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मेक इट कन्वीनियंट फॉर इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर के लिए बेहतर है। शेयर कैपिटल डज नॉट चेंज, शेयर कैपिटल के अगर आपका शेयर कैपिटल 1 लाख का है तो शेयर जितने मर्जी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर दिए जाएँ, कैपिटल आपका सेम रहेगा। रिवर्स स्प्लिट, कंबाइनिंग द शेयर 1 for 2, इसमें ये इसका रिवर्स होता है स्प्लिट का, इसमें एक शेयर जो है वो 2 के बदले कर दिया जाता है। इसमें पार वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, नंबर ऑफ़ शेयर डिक्रीज़ हो जाएंगे। मैंने पहले भी आपको जिस तरह बताया कि अगर 1 लाख रुपए का आपका सपोज करें कैपिटल है तो उसमें अगर आप शेयर्स कम करेंगे तो उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा, जबकि ज़्यादा करेंगे तो वो डिक्रीज़ करेगा। नंबर ऑफ़ शेयर डिक्रीज़ हो जाएंगे। हाई पार वैल्यू रिक्वायर मोर इन्वेस्टमेंट, शेयर कैपिटल डज नॉट चेंज, बुक वैल्यू इज़ इंक्रीज बट प्रोपोर्शनैलिटी। रिवर्स स्प्लिट सिग्नल्स फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, रिवर्स स्प्लिट सिग्नल्स फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ को ये जो है वो शो ऑफ करेगा। उसके बाद में जी हमारा आ गया स्टॉक रिडेम्पशन, इसका मतलब है हम लोग अपनी चीज़ को वापस ले रहे हैं। रिडेम्पशन का ये मतलब होता है कॉमन स्टॉक्स कैन नॉट बी रिडीम्ड, कॉमन स्टॉक रिडीम नहीं होते। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल है कि वो हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। बॉन्ड्स कैन बी रिडीम्ड, बॉन्ड्स जो है वो रिडीम कर लिए जाते हैं। प्रेफर्ड स्टॉक कैन बी रिडीम्ड, प्रेफर्ड स्टॉक को भी रिडीम खुद से ख़रीद लिया जाता है। इसका मतलब होता है कुछ अपने स्टॉक को खुद से ख़रीद लेना। रिडीमेबल प्रॉफिट स्टॉक, ट्रेजरी स्टॉक, परचेज ऑफ कंपनीज ऑन स्टॉक, इसका मतलब होता है कि आप अपने कंपनीज़ के स्टॉक को खुद से ख़रीद रहे हैं, ठीक है। रिडीम का मतलब होता है कि कंपनी उसको वापस ले ले, जबकि ट्रेजरी स्टॉक का मतलब होता है कंपनी अगर उसने शेयर इशू किए हुए हैं उसमें से कुछ हिस्सा या कुछ परसेंटेज जो है वो कंपनी खुद से परचेज़ कर लेती है ताकि उसमें अमल दखल रहे। इशूड कैपिटल डज नॉट डिक्रीज़, इसमें इशूड कैपिटल डिक्रीज़ नहीं होगा। आउटस्टैंडिंग शेयर्स भी डिक्रीज़ नहीं होंगे। रिड्यूस द वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी, ये शेयर होल्डर इक्विटी को रिड्यूस कर देगा। वाई ट्रेजरी स्टॉक, कंपनी अब जो अपने शेयर्स हैं वो मार्केट से खुद खरीद लेती है, ठीक है। इंक्रीज़ द रिटर्न ऑफ द रिमेनिंग शेयर होल्डर्स, ये जो रिमेनिंग शेयर होल्डर्स हैं उनकी रिटर्न को इंक्रीज़ कर देगी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स व्हेन देयर आर नो अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, ये फंड्स को भी जो है इंक्रीज़ करेगी, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। और मे हैव अ पॉजिटिव सिग्नलिंग इफेक्ट, पॉजिटिव सिग्नलिंग इफेक्ट होगा, अफेक्ट द परसेंटेज इंक्रीज़। उसके बाद में जी रिटेंशन और प्लोबैक्स। रिटेंशन, पोर्शन ऑफ प्रॉफिट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, ऐसा पोर्शन ऑफ प्रॉफिट जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता या रिटेन कर लिया जाता है, इसको हम लोग रिटेंशन कहेंगे या रिटेन डिविडेंड कहेंगे। प्रॉफिट इज़ एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, ये इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है। रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर्स, ये शेयर होल्डर्स का रिटर्न है जो कि मैक्सिमम होना चाहिए बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग और बाय रिटेनिंग।
दोनों तरह से डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड रिटेनिंग से ये इन्हांस होगा। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इसमें भी ज़्यादा आएंगी। रिटेंशन रेशो क्या है? प्रॉफिट रिटेन टू प्रॉफिट अर्न। जो प्रॉफिट रिटेन किया गया है टू प्रॉफिट अर्न उस पर डिवाइड करेंगे। रिटेंशन पर शेयर टू अर्निंग पर शेयर। 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशो। रिटेंशन रेशो इज इक्वल टू 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशो। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। वाई वी इन्वेस्ट? टू अर्न प्रॉफिट। प्रेफरेंस इज टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। कंपनी शुड मेक प्रूडेंट डिसीजन फॉर मैक्सिमम रिटर्न टू शेयर होल्डर्स। कंपनी जो है वो बहुत ही सोच समझ के फैसले करती है ताकि मैक्सिमम रिटर्न जो है उसको शेयर होल्डर्स को मिल सके। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। हाउ मच शेयर होल्डर्स विल गेट प्रॉफिट इफ़ डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। शेयर होल्डर्स को कितना प्रॉफिट दिया जाएगा अगर कंपनी जो है वो अपने डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। डज द कंपनी हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट द प्रॉफिट एट द हायर रेट। तो क्या कंपनी ऐसी अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को पसंद करेगी जहाँ पे वो प्रॉफिट को हायर रेट पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करे? तो इसको एक्सेस रिटर्न हम कह सकते हैं। ये फैसला मार्केट रेट के लिहाज से होता है कि जो हम लोगों ने क्या फ़ैसला करना है। मार्केट रेट जो आपका 14% है, रिटर्न ऑफ फ्रॉम री इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस वो 19% है। प्रॉफिट में भी री इन्वेस्टेड, तो प्रॉफिट जो है वो दोबारा री इन्वेस्ट कर लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्केट रेट के। अब कंसिडरेशन फॉर डिविडेंड। डिविडेंड कंसिडरेशन में इन्वेस्टर प्रेफरेंस देखी जाती है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखी जाएगी, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखी जाएगी, टैक्सेस, डबल टैक्सेशन, फाइनेंसिंग कॉस्ट जो फाइनेंस करते हुए आपकी कॉस्ट आई है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो रेगुलेटरी डिविडेंड को अदा करने के लिए जो गुंजाइश ना रहे, ठीक है, मज़ीद डिविडेंड को, एंड लिक्विडिटी जब एसेट्स आपके कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। डबल टैक्सेशन का मतलब होता है एक मतलब जो कंपनी टैक्स दे चुकी है तो उसके दोबारा उसको वो टैक्स लगे, ठीक है, इन्वेस्टर को वो पे ना करे। रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड, इसमें प्रेफरेंस ऑफ कैश डिविडेंड, बर्ड इन हैंड कॉन्सेप्ट एक ये आएगा। रेगुलर इनकम, टैक्स कंसिडरेशन, फाइनेंशियल सिग्नलिंग, मार्केट प्राइस, होम मेड डिविडेंड इज़ नॉट प्रैक्टिकल। जो आजकल मिल जाए वो काफ़ी कल मिलने से बेहतर है। इसका बर्ड इन हैंड का मतलब ये है कि जो आज आप लोग कमा रहे हैं वो कल मिलने से आपको बेहतर है, जो मिल रहा है उसके वो बेहतर है। उसके बाद में जी हम देखेंगे थ्योरी ऑफ रेलेवेंस डिविडेंड 1। थ्योरी ऑफ रेलेवेंस हमें क्या कहती है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं। The relevance theory of dividend argues that dividend decision affect the market value of the firm and therefore dividend matters। ये बताती है कि जो आपकी डिविडेंड की जो डिसीजंस हैं वो मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म पे इफ़ेक्ट करते हैं, आपस में इनका जो है वो अमल दखल है। उसके बाद में डिविडेंड डिसीजन अफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। डिविडेंड के डिसीजंस हैं वो मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म को इफ़ेक्ट करेंगे। इन्वेस्टर्स आर जनरली रिस्क अवर्स, जो रिस्क लेने वाले होते हैं। उसके बाद में टाइमिंग ऑफ रिटर्न मैटर्स, टाइमिंग ऑफ रिटर्न जो है वो मैटर करती है। अ बर्ड इन हैंड इज़ बेटर दैन टू इन द बुश। ये इस चीज़ को बयान करती है कि अगर जो मुनाफा आज मिल रहा है वो कल मिलने से बेहतर है। मार्केट रिस्पॉन्स टू डिविडेंड न्यूज़, मार्केट रिस्पॉन्स करती है डिविडेंड न्यूज़ पे। डिक्रीज़ इन शेयर प्राइस इज़ लेस दैन द अमाउंट ऑफ डिविडेंड। अगर शेयर प्राइस लेस हो जाए तो वो अमाउंट ऑफ डिविडेंड से जो है वो कम होती है। मार्केट एडजस्ट द प्राइस सून आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मार्केट जो है प्राइस को एडजस्ट करती है जैसे डिविडेंड को पे किया जाता है। वाल्टर्स अप्रोच क्या बयान करती है? इफ़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ ग्रेटर दैन रिटर्न ऑन इक्विटी दैन रिटेन अर्निंग। अगर वो कहते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर वो ज़्यादा है रिटर्न ऑन इक्विटी के तो आप अर्निंग्स को रिटेन कर लें, उसको सेव कर लें। और अगर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो कम है रिटर्न ऑन इक्विटी से तो डू नॉट रिटेन अर्निंग, अर्निंग को रिटेन मत करें। इफ़ द टू रेट्स आर द सेम देन द कंपनी शुड बी इन डिफरेंट। अगर दोनों रेट्स सेम हो तो फिर जो है आप लोग इनको जो है वो कंपनी जो है वो इनडिफरेंट होगी, वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका फॉर्मूला क्या है? वी ई इज़ इक्वल टू डी ओवर के ई माइनस जी।
where V is equal to market value of equity shares, D is equal to initial dividend, KE is equal to cost of equity, and G is expected growth rate of earning. Theory of relevance 2, गॉर्डन्स अप्रोच क्या कहती है जी? शेयर होल्डर्स आर रिस्क अवर्स, रिस्क लेने वाले नहीं होते, ठीक है, रिस्क से बचते हैं. टुडेज कैश इज़ बेटर दैन फ्यूचर कैपिटल गेन. वो ये सोचते हैं कि जो आज का कैश है वो कल के मुनाफे से बेहतर है. दस अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ मोर दैन टू इन द बुश. ये भी इसी को जो है वो करती है, फॉलो करती है. गॉर्डन्स अप्रोच रिजॉल्व इन्वेस्टर अनसर्टेनिटी, फ्यूचर इज़ अनसर्टेन. वो ये कहते हैं कि इन्वेस्टर जो है वो कहता है कि जो मुस्तकबिल है वो अनसर्टेन है, वो फिक्स नहीं है. इन्वेस्टर प्रेफर्स इवन लेस बट सर्टेन इनकम टुडे देन मोर बट लेस सर्टेन इनकम इन द फ्यूचर. वो ये कहते हैं कि जो इन्वेस्टर है वो कहते हैं कि हमें कम मिल जाए आज, पर कल ज़्यादा मिलने से बेहतर है. आज का कम मिला हुआ कल के ज़्यादा मिलने से बेहतर है. ड्यू ऑफ द less risky nature, dividend investor will discount the firm's dividend stream at lower rate of return, thus increasing the value of firm shares. वही कहते हैं इन्वेस्टर जो है वो फर्म के डिविडेंड को डिस्काउंट करता है लोअर रेट पे, इसी वजह से वैल्यू ऑफ फर्म जो है शेयर्स की वो बढ़ती रहती है. ऑल इक्विटी फर्म्स नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग बट रिटर्न ऑन इक्विटी. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द फर्म रिमेन कांस्टेंट. ये कहते हैं कि इसकी जो रिटर्न ऑन जो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो सेम रहे. कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन द सेम रिगार्डलेस द रिस्क कम्प्लेक्शन. गोइंग कंसर्न कि हमेशा वो चलती रहे. द रिटेंशन रेशियो इज़ कांस्टेंट. कॉर्पोरेट टैक्सेस डज नॉट एग्जिस्ट, कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो ना लगें. ये इसकी कुछ एग्जम्पशंस थी. गॉर्डन मॉडल ग्रोथ रेट, दस द ग्रोथ रेट इज़ ऑल्सो कांस्टेंट. इसमें जी जो है ग्रोथ रेट को वो कांस्टेंट कंसिडर करता है. रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल वेयर बी जी इज़ इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर. ये रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है. अगर इन की मल्टीप्लिकेशन के बाद आप ग्रोथ रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं. थ्योरी ऑफ रेलेवेंस को एक और कैपिटल डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल जो है इलुस्ट्रेट करता है. इसमें क्या बताया जाता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज़ इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ डिविडेंड. वो ये चीज़ बयान करता है कि जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर की है ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ डिविडेंड, जो मुस्तकबिल में आने वाली डिविडेंड की जो वैल्यूज़ हैं उसके इक्वल है. हैज़ द वैल्यू ऑफ द फर्म इज़ बेस्ड ऑन द डिविडेंड एंड सो इट इज़. वो कहते हैं कि जो फर्म की वैल्यू है जो है वो डिविडेंड पे बेस करती है. इसका फार्मूला है P इज़ इक्वल टू ई ब्रैकेट 1 माइनस पी ओवर के ई माइनस बी आर, वेयर P इज़ द प्राइस ऑफ द शेयर, E इज़ अर्निंग पर शेयर, B इज़ रिटेंशन रेशियो, 1 माइनस P इज़ इक्वल टू डिविडेंड पे आउट रेशियो, के ई कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटलाइजेशन रेट, P इज़ इक्वल टू ग्रोथ रेट. सिग्नलिंग थ्योरी. पेमेंट ऑफ डिविडेंड सेंड सिग्नल्स ऑफ द स्ट्रेंथ एंड फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द कंपनी. जब कोई कंपनी डिविडेंड को पे करती है तो वो किस चीज़ के सिग्नल्स देती है कि कंपनी जो है अपनी स्ट्रेंथ में है और फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द कंपनी वो एक्सपेक्टेड है. चेंज इन डिविडेंड पॉलिसी सेंड अ सिग्नल, पॉजिटिव सिग्नल और नेगेटिव सिग्नल. अगर डिविडेंड पे होगा अच्छा तो वो पॉजिटिव सिग्नल देगा, अगर कोई कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती तो वो नेगेटिव सिग्नल देगी. बर्ड इन हैंड थ्योरी. What about a bird in hand theory? इसका क्या मतलब है? टुडे रिटर्न इज़ बेटर दैन दैट ऑफ टुमारो. आज का जो मुनाफा आपको मिल रहा है चाहे वो थोड़ा है वो बेहतर है कल के मुनाफे से. डिविडेंड मेकअप अबाउट 40% ऑफ टोटल स्टॉक मार्केट रिटर्न. डिविडेंड जो है वो 40% स्टॉक मार्केट का रिटर्न है. अ बर्ड इन हैंड इज़ बेटर दैन द टू इन द बुश. लेसर अमाउंट इन द हैंड टुडे इज़ बेटर दैन मोर विद द कंपनी. इस पर कुछ क्रिटिसिज्म है किए गए. फर्स्ट के री इन्वेस्टिंग डिविडेंड, दे इन्वेस्ट द मनी दे गेट. फर्स्ट क्रिटिसिज्म ये है कि जब कोई आपको डिविडेंड जो है वो मिल जाता है, ठीक है, तो वो दोबारा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए री इन्वेस्ट कर दिया जाता है. सेकंड ये है कि टैक्स मैक्सिमाइजेशन, जितनी मरतबा आप डिविडेंड को लेंगे और उसको री इन्वेस्ट करेंगे तो आप उतनी मरतबा टैक्स देंगे. टैक्स ऑन डिविडेंड टुडे रिड्यूस कैपिटल. जब बार बार टैक्स देंगे तो कैपिटल आपका जो है रिड्यूस होगा.
थर्ड ये है कि बाय आस्किंग फॉर डिविडेंड दे डू नॉट एक्ट रैशनली, ये बार बार डिविडेंड का पूछ के, ठीक है, वो रैशनली काम नहीं करते। डिविडेंड अ पैसिव रेजिडुअल, जिसमें डिविडेंड को बचा लिया जाता है, पास रख लिया जाता है। डिविडेंड पेड बाय अ फर्म इज़ व्यूड एज अ रेजिडुअल, जो डिविडेंड पे किया जाता है फर्म की सूरत में उसको रेजिडुअल कहेंगे। द अमाउंट ऑफ रिमेनिंग और लेफ्ट ओवर आफ्टर ऑल एक्सेप्टेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ऐसी अमाउंट जो कि आपके पास बच जाए जब तमाम आप जो है वो काम कर लें, जो कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए काम आए, इसको हम रेजिडुअल कहेंगे। इसकी कुछ स्टेजेस हैं। फर्स्ट, डिटरमिन ऑप्टिमल लेवल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, ये आपके ऑप्टिमल लेवल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को डिटरमिन करती है। ये आपकी एस्टिमेट करेगी इक्विटी नीडेड टू सपोर्ट द एक्सपेंडिचर्स, जो इक्विटी आपको एक्सपेंडिचर्स करने के लिए ज़रूरी है वो। री इन्वेस्टेड प्रॉफिट इफ़ इट इज़ यूटिलाइज टू मीट द इक्विटी रिक्वायरमेंट, प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करेंगे जो कि आपकी इक्विटी की रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है। इफ़ देयर इज़ अ सरप्लस डेट द रेजिडुअल इट इज़ पेड एज डिविडेंड, जो कुछ एक्स्ट्रा सरप्लस होगा, वो नफ़ा ज़्यादा होगा, वो एज अ डिविडेंड पे कर दिया जाएगा। रेजिडुअल थ्योरी क्या बताती है? द फॉर्मूला ऑफ रेजिडुअल इन द रेजिडुअल थ्योरी इज़ डिविडेंड इज इक्वल टू नेट इनकम माइनस एडिशनल इक्विटी नीडेड, जो कि आपको एक्स्ट्रा इक्विटी की ज़रूरत है। एग्जाम्पल आप कैसे देख सकते हैं? अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड ₹120 मिलियन, इक्विटी रेशियो इज़ 70% एंड प्रॉफिट इज़ 95 मिलियन। हाउ मच डिविडेंड कैन बी पेड? एनुअल इक्विटी इज़ इक्वल टू 120, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 70%, तो आपके पास एक्चुअल इक्विटी आ गई 84 मिलियन की। डिविडेंड इज़ इक्वल टू नेट इनकम माइनस एडिशनल इक्विटी नीडेड, तो इसमें कैसे डिविडेंड इज़ इक्वल टू 95 मिलियन माइनस 84 मिलियन इज़ इक्वल टू डिविडेंड आर इक्वल टू 11 मिलियन, जो कि 11 मिलियन के आप डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस ऑफ डिविडेंड, ये कहती है कि जो डिविडेंड है वो आपके इररेलेवेंट है। उसके बाद में अ कंपनी एबिलिटी टू अर्न एंड ग्रो डिटरमिन इट्स मार्केट वैल्यू एंड ड्राइव्स द स्टॉक प्राइस नॉट अ डिविडेंड पेमेंट्स, ये कहती है कि जो कंपनी की एबिलिटी है किसी चीज़ को अर्न करने की या ग्रो करने की, वो इसकी मार्केट वैल्यू को और स्टॉक प्राइस को डिटरमिन करती है, ना कि इसकी डिविडेंड पेमेंट्स को जो है वो डिटरमिन करती है। इसके थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि देयर आर नो इम्पैक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन द स्टॉक प्राइस, कि स्टॉक प्राइस पे डिविडेंड का कोई असर नहीं होता। डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट कंपनीज ग्रोथ, डिविडेंड कंपनी की ग्रोथ पे कोई असर नहीं रखते। कैश डिविडेंड इज़ ऑफसेट बाय एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, कैश डिविडेंड है जो वो ऑफसेट या नहीं पे किए जाते एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की सूरत में। द वेल्थ ऑफ इन्वेस्टर इज़ नॉट अफेक्टेड बाय पेमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, वो कहते हैं इन्वेस्टर की जो वेल्थ पे इसका कोई असर नहीं पड़ता अगर उसको डिविडेंड पे कर दिए जाएँ या ना किए जाएँ। सो द स्प्लिट ऑफ डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग हैज़ नो इम्पैक्ट, तो कहती है स्प्लिट ऑफ डिविडेंड और रिटेन अर्निंग का भी कोई असर नहीं होता। उसके बाद में जी थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस 2, डिल्यूशन थ्योरी। अब हम डिस्कस करेंगे डिल्यूशन। इसको डिफाइन किया जाता है द डिक्रीज इन द प्रोपोर्शनल क्लेम ऑन अर्निंग एंड एसेट ऑफ अ शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक बिकॉज ऑफ इशुएंस ऑफ एडिशनल शेयर्स। ये कहेंगे कि अगर शेयर होल्डर्स को इनकी जो डिल्यूशन डिफाइन एज अ डिक्रीज इन द प्रोपोर्शनल क्लेम ऑन अर्निंग, जो प्रोपोर्शनल क्लेम होगा अर्निंग का और एसेट ऑफ अ शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक, या उसकी जो आपकी कॉमन स्टॉक की शेयर्स हैं एज अ एसेट, उनमें कमी आए ड्यू टू इशुएंस ऑफ एडिशनल शेयर्स, जब एडिशनल शेयर को इशू करें, ठीक है। तो अगर शेयर होल्डर्स को इनकी उम्मीद से कम मिलेगा तो वो इसकी सेल करके डिविडेंड बना लेंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा मिलेगा तो वो इसे इन्वेस्ट कर देंगे ताकि मुनाफा कमा सकें। इसको होममेड डिविडेंड भी हम कह सकते हैं। डिल्यूशन डज नॉट अफेक्ट द सम ऑफ डिस्काउंटेड वैल्यूज़ पर शेयर ऑफ अ कॉमन स्टॉक आफ्टर फाइनेंसिंग प्लस करंट डिविडेंड paid is exactly equal to the market value per share of the common stock before the payment of current dividend. The sum of discounted values per share, जो sum of the discounted value per share of the common stock, जो कि डिस्काउंटेड आपके वैल्यू है कॉमन स्टॉक को इशू करने की आफ्टर फाइनेंसिंग,
फाइनेंसिंग करने के बाद प्लस करंट डिविडेंड पेड, जो करंट डिविडेंड पे हुए हैं वो एग्जैक्टली इक्वल होंगे मार्केट वैल्यू पर शेयर ऑफ द कॉमन स्टॉक, जो मार्केट वैल्यू होगी शेयर्स की और कॉमन स्टॉक की, बिफोर द पेमेंट ऑफ करंट डिविडेंड, करंट डिविडेंड्स को पे करने से पहले। रिजल्ट ऑफ डिविडेंड क्या होगा जी? शेयर होल्डर्स आर इनडिफरेंट बिटवीन रिसीविंग डिविडेंड एंड हैविंग अर्निंग रिटेन्ड बाय द फर्म। शेयर होल्डर्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिविडेंड को रिसीव करेंगे और अर्निंग रिटेन कर लेंगे जो फर्म की तरफ से होगी। होम मेड डिविडेंड कैसे कहते हैं कि अगर डिविडेंड जो है वो लोअर है, इनकी सेल कम है, तो जो कुछ जो शेयर्स हैं वो डिज़ायर कैश डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए हासिल कर लिए जाते हैं। जब शेयर होल्डर्स को उनकी उम्मीद से कम मिलेगा तो वो इसकी सेल करके डिविडेंड ज़्यादा कमा लेंगे, और अगर डिविडेंड ज़्यादा उन्हें मिल रहे हैं तो वो इसे इन्वेस्ट करेंगे ताकि ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस पार्ट 3, क्रिटिसिज्म इस पर क्या है जी? फ्रैक्शनल शेयर्स कैन नॉट बी सोल्ड, जो फ्रैक्शनल शेयर्स होते हैं वो सेल नहीं किए जाते। ब्रोकरेज कमीशंस, जो कमीशंस वगैरह ब्रोकरेज वो भी इसमें शामिल हासिल की जाती हैं। द परसेंटेज होल्डिंग रिड्यूस विद द सेल ऑफ शेयर्स, जो उसकी होल्डिंग होती है परसेंटेज की वो भी रिड्यूस कर दी जाती है। इंस्टीट्यूशन विद लार्ज होल्डिंग विल नॉट मेक होम मेड डिविडेंड, ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनमें ज़्यादा होल्डिंग होती है वहाँ पे होम मेड डिविडेंड नहीं बनते या इशू किए जाते। देयर अदर फोर्सेस ऑफ द मार्केट ऑफरिंग अफेक्टिंग प्राइजेस, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स होते हैं जो कि मार्केट प्राइस को इफेक्ट करते हैं। टैक्स रेट में भी डिफरेंट ऑन, टैक्स रेट भी जो है वो डिफरेंट होते हैं। रिटेन अर्निंग हैव नो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग वेयरएज अदर हैव फ्लोटेशन कॉस्ट, जो रिटेन अर्निंग होती है उसमें कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग जो है उसकी नहीं होती, जबकि फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो उसमें होती है। डिविडेंड स्पेंड पॉजिटिव फाइनेंशियल सिग्नल्स, जो डिविडेंड सेंड करेंगे पॉजिटिव सिग्नल्स। लॉ एंड रेगुलेशंस लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन डायरेक्टर्स, यहाँ पे लैक ऑफ ट्रस्ट भी डायरेक्टर्स पे जो है वो आ जाता है। एग्जांपल कैसे करेंगे? अर्निंग आर ऑल पेड एज डिविडेंड, तमाम अर्निंग जो है वो पेड कर दी गई हैं। करंट पोजीशन क्या है जी? करंट अर्निंग इज इक्वल टू 0.8 पर शेयर, ऑल पेड आउट एज अ डिविडेंड। RE is equal to 20%, the price per share would be P is equal to 0.8 over 0.2 it will equal to 4, इसकी प्राइस होगी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट डिविडेंड रिसीव इन परपेचुटी में इसकी वैल्यू जो है वो रिसीव की गई है। एग्जांपल, अर्निंग आर री इन्वेस्टेड एट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, हाफ अर्निंग रिटेन। रिटेन अर्निंग RE को कहेंगे 0.2, P प्राइस इज इक्वल टू E1 1 माइनस बी ओवर RE माइनस BR। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हम इसकी वैल्यू को इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नो चेंज इन द शेयर वैल्यू एंड सो द डिविडेंड आर इररेलेवेंट, तो डिविडेंड जो है वो इररेलेवेंट है। एग्जांपल 3 में बताती है कि अर्निंग्स आर री इन्वेस्टेड एट मोर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जब अर्निंग आपकी ज़्यादा कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ज़रिए इन्वेस्ट कर दी जाए तो किस तरह क्या काम होगा? RE retained earning is equal to 0.2 as before and R cost of capital is equal to 0.3, price is equal to 0.8, 1 minus 0.5 over 0.2 minus 0.5 multiply by 0.3, it will be equal to $8. In this case the share price rises because the extra earning retained have been invested in the particularly valuable way में ये जो है इन्वेस्ट कर दी गई है। एग्जाम्पल 4 है जी, अर्निंग्स आर री इन्वेस्टेड एट लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, पिछले वाले में उसकी इक्विटी की कॉस्ट से ज़्यादा थी, इसमें कम है। तो ये सेम वैल्यूज़ बताई गई हैं, इनमें आपने वैल्यूज़ को पुट करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। अब अगला टॉपिक है जी मिलर एंड मॉडिगिलानी आर्गूमेंट्स। इन लोगों ने द क्रक्स ऑफ M&M पोजिशन इज़ दैट द इफेक्ट ऑफ डिविडेंड पेमेंट्स ऑन शेयर होल्डर वेल्थ इज एग्जैक्टली ऑफसेट बाय अदर मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग। ये कहते हैं कि अगर कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे देती है तो वो एक्सटर्नल फाइनेंस करती है, इसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। द एजम्पशंस आर सर्टेनिटी एंड परफेक्ट कैपिटल मार्केट्स, तो ये जो है कैपिटल दोनों जो है इनको एक्सप्लेन करती है। ये जो रिस्क दोनों चीज़ें ये गलत है, रिस्क सर्टेन नहीं होता और ना ही परफेक्ट मार्केट होती है।
ये दो इस लिहाज से ये जो इनकी थ्योरी आगे एक्सप्लेन की जाएगी। M&M argument for shareholder, the retention of profit does not affect shareholder as they can make homemade dividend। ये कहते हैं कि रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट जो है वो इफेक्ट नहीं करती शेयर होल्डर्स को, क्योंकि वो होममेड डिविडेंड या डिविडेंड को खुद से वो इन्वेस्ट वगैरह कर लेते हैं। द फर्म इज़ नॉट अफेक्टेड बाय पेमेंट ऑफ डिविडेंड एज इट कैन बी ऑफसेट बाय द एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। वो कहते हैं कि ये ऑफसेट ऑफ फाइनेंसिंग के ज़रिए भी, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के ज़रिए भी डिविडेंड को जो है वो पेमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ कंजर्वेशन ऑफ वैल्यू है। फर्म कैन नॉट क्रिएट अ वैल्यू बाय अल्टरिंग द डिविडेंड पे आउट। फर्म इसकी वैल्यू को अल्टर नहीं कर सकती डिविडेंड पे करके। इन्वेस्टर आर एबल टू रिप्लिकेट एनी डिविडेंड स्ट्रीम। इन्वेस्टर्स जो हैं वो रेप्लिकेट या डुप्लीकेट कर सकते हैं डिविडेंड स्ट्रीम को। लोअर डिविडेंड क्या होंगे? सेल सम शेयर एंड गेट डिज़ायर्ड कैश। जब आप लोअर डिविडेंड होंगे तो कुछ आपको कैश के लिए आप जो डिविडेंड को शेयर कर देंगे, सेल कर देंगे। हायर डिविडेंड में क्या होगा? बाय एडिशनल शेयर ऑफ द कंपनी, दस दे कैन मेक होममेड डिविडेंड। तो आप जब डिविडेंड हाई होंगे तो आप एडिशनल शेयर्स को ख़रीद लेंगे, ठीक है, और जो होममेड डिविडेंड को जो है फिर वो बढ़ा लेंगे। इश्यूज ऑफ डिविडेंड टैक्स कंसिडरेशन। पर्सनल टैक्स रेट ऑन कैपिटल गेन इज़ लेस दैन दैट ऑफ डिविडेंड इनकम। जो कह रहे हैं पर्सनल टैक्स रेट कैपिटल गेन पे है वो कम होगा डिविडेंड इनकम से। बेटर नॉट टू गेट डिविडेंड। यहाँ पे ये बेटर किया जाता है कि डिविडेंड आप ना लें। द कैपिटल गेन टैक्स इज़ डेफर्ड अंटिल द एक्चुअल सेल ऑफ स्टॉक। बेटर नॉट टू गेट डिविडेंड। यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स जो है वो डेफर्ड हो जाएगा अंटिल जब आपका एक्चुअल सेल ऑफ स्टॉक ना हो। उसके बाद में जी पेइंग कैपिटल गेन टैक्स एंड नॉट टैक्स ऑन डिविडेंड गिव टाइमिंग ऑप्शंस। तो ये टाइमिंग ऑप्शन पे जाएगा। कॉर्पोरेट एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैव डिफरेंट टैक्स रेट्स। दोनों जो है वो डिफरेंट टैक्स रेट रखते हैं। नो इम्पैक्ट ऑफ ऑन टैक्स एग्जेम्प्टेड इंडिविजुअल्स। इसका टैक्स एग्जेम्प्टेड इंडिविजुअल जो है उन पर कोई असर नहीं होता। इश्यूज ऑफ डिविडेंड कंसिडरेशन। फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट किसे कहेंगे? द कॉस्ट एसोसिएटेड विद इशूइंग सिक्योरिटीज़ सच एज अंडर राइटिंग, लीगल, लिस्टिंग एंड प्रिंटिंग फीस। ऐसी कॉस्ट जो कि सिक्योरिटीज़ को इशू करने में, उनकी अंडर राइटिंग करने में, उनकी लीगल काम करने में और उनकी जो प्रिंटिंग फ़ीस वगैरह या लिस्टिंग के लिए ज़रूरत में काम आती है उसको फ्लोटेशन कॉस्ट कहेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? DGR इज़ इक्वल टू D/P 1 - F plus G, where D is dividend, P is issue price of share, F is flotation cost to issue price ratio, G is a growth rate। इसका फॉर्मूला क्या है जी? कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी इज इक्वल टू D/P 1 - F plus G। इनकी वैल्यूज़ को आप पुट करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इश्यूज ऑफ डिविडेंड कंसिडरेशन, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड शेयर डिविजिबिलिटी। ब्रोकरेज फ़ी रिड्यूस द रिटर्न। जो ब्रोकरेज फ़ीस होती है वो आपके रिटर्न को डिक्रीज़ कर देगी। ब्रोकरेज इज़ पेड डिफरेंटली ऑन स्मॉल एंड लार्ज वैल्यू स्टॉक्स। जो ब्रोकरेज स्टॉक जिस लेवल का होगा उसके लिहाज से ब्रोकरेज पे की जाएगी। शेयर्स आर जनरली सोल्ड इन राउंड लॉट्स। जो शेयर्स होते हैं वो राउंड लॉट्स की सूरत में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। शेयर्स आर नॉट डिविजिबल। तो ये जो शेयर्स हैं ये डिविजिबल नहीं होते, इनको जो है आप छोटे हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते। डिविजिबिलिटी का मतलब होता है उसके छोटे छोटे उसकी डिवीजन्स कर दी जाएं। उसके बाद में इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। कंपनीज विच पे रेगुलर डिविडेंड। ऐसी कंपनीज जो रेगुलर डिविडेंड पे करती हैं। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एंडोमेंट आर रिस्ट्रिक्टेड फॉर कैपिटल गेंस। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो इंडोमेंट फ़ंड के सूरत में ली जाती हैं वो कैपिटल गेन के लिए रिस्ट्रिक्ट होती हैं। रिस्ट्रिक्शंस ऑन लिक्विडेशन ऑफ कैपिटल, और लिक्विडेशन ऑफ कैपिटल की सूरत में जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो भी इस पर लागू होती हैं। देन उसके बाद में फाइनेंशियल सिग्नलिंग होगी। फाइनेंशियल सिग्नलिंग इज़ बेस्ड ऑन मार्केट इम्परफेक्शंस। जो मार्केट की इम्परफेक्शंस होंगी उस पर इफ़ेक्ट होगा इसका। डिविडेंड सेंड सिग्नल्स अबाउट
अ फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी, जो डिविडेंड जैसे पे किए जाएंगे वो सिग्नल्स देंगे फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी का। डिविडेंड आर बेटर देन अनाउंसमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ग्रोथ, डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट और ग्रोथ के लिए बेटर है। कंसिस्टेंट पे आउट सिग्नल्स बेटर देन व्हाट इज़ लुक, कंसिस्टेंट पे आउट सिग्नल्स बेटर देन व्हाट इट लुक्स, जो कंसिस्टेंट पे आउट होते हैं ये सिग्नल्स जो हैं वो उसका आपके जो नज़र आता है कंपनी की कंडीशन उसको ज़्यादा बेहतर दिखाते हैं। जबकि सेल प्राइस रिस्पॉन्ड टू सिग्नल, जो कि शेयर प्राइस जो है वो रिस्पॉन्ड करती है इसके सिग्नल्स पे, जितना ज़्यादा अच्छा सिग्नल आएगा उतनी अच्छी शेयर जो है वो ज़्यादा अच्छे सेल होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ बाद में हम लोग कहेंगे कि जो रेलेवेंस थ्योरी है वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट है। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। ये था आपका मॉड्यूल नंबर 13। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।